नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश की उन घटनाक्रम से संबंधित प्रश्नोत्तर जिनके कारण मध्य प्रदेश रहा सुर्खियों में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जून माह से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में लाडली बहना सेना बनेगी। आपको क्षेत्रों के नाम दिए हैं, मालवा क्षेत्र, बी बुंदेलखंड क्षेत्र, सी महाकौशल क्षेत्र, डी संपूर्ण मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाडली बहना सेना बनाई जाएगी। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के सभी ग्रामों में लाडली बहना सेना बनाई जाएगी। जिस ग्राम में आबादी 1500 से कम है उसमें 11 सदस्य की लाडली बहना सेना बनेगी, और जिस की आबादी 1500 से अधिक है उसमें 21 सदस्य वाली लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक ग्राम में उसके वार्ड के स्तर पर एक लाडली बहना सेना का गठन होगा। ग्राम की वे इच्छुक महिलाएं जो 23 साल से 60 साल की आयु वर्ग के अंतर्गत आती हैं वो इसकी सदस्य होगी। एक शर्त और भी है, कम से कम 50% सदस्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से लाभान्वित सदस्य होना चाहिए, यानी कोई बाहरी महिला को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इनके कार्य क्या होंगे? कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को करना तथा मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यों पर निगरानी रखना, यानी सरकार के जो भी कार्य होंगे जो इनसे संबंधित होंगे उन सभी में ये सहयोगी बनेंगे। क्या इनको अलग से मानदेय मिलेगा? तो बिल्कुल हाँ, इनको अलग से मानदेय दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो लाडली बहना सेना के अंतर्गत वर्क कर रही हैं उन्हें 3000 रुपये मासिक वेतन 3000 रुपये मासिक का लाभ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप लोक कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन दिए हैं, ग्वालियर, नीमच, भोपाल और रतलाम। 4 प्लेस है, इनमें से बताएंगे आप महाराणा प्रताप लोक कहाँ स्थापित होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप लोक जो है वो भोपाल में स्थापित होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी ले लेते हैं। 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के पास मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की गई थी। घोषणा में कहा गया था, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक स्थापित किया जाएगा। महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की कहानी मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, मतलब कक्षाओं में अब महाराणा प्रताप जी के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसमें जो ऐलान किया गया था उनकी घोषणाओं में था, भोपाल में होगा महाराणा प्रताप लोक का निर्माण। प्रदेश में राणा कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा, यानी एक बोर्ड भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राणा कल्याण बोर्ड। सरकारी कर्मचारियों को महाराणा प्रताप जयंती पर मिलेगी छुट्टी, यानी एक दिन के अवकाश की विषय में भी इन्होंने घोषणा कर दी। ठीक है, साथ ही इसी दिन मनुभावन टेकरी एयरपोर्ट रोड पर रानी पद्मावती की मूर्ति का शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकार्पण भी किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य बना, तो पहला राज्य कौन बना आपको बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। चारों में से सही आंसर आपको देना है कि किसने सबसे पहले करवाया। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश विमान से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य बना जिनने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया। इसके विषय में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। इस योजना के तहत 5 ऐसे तीर्थ क्षेत्र जैसे कि प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर की यात्राएं कराई जाएगी। इन 5 क्षेत्रों की यात्राएं कराई जाएंगी। पहली बार में यानी पहले जत्थे में प्रयागराज की यात्रा कराई गई जिसमें 32 यात्री शामिल हुए, जिसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थी। इन सभी बुजुर्गों के साथ में बुजुर्गों के सहयोग के लिए उनके घर के किसी स्वस्थ सदस्य को शामिल किया जाना था, इसलिए घर से एक सदस्य को भी इसका लाभ मिला। अभी तक मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना के तहत लगभग 7,82,000 बुजुर्गों ने रेल से तीर्थ यात्राएं की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रशिक्षण कब से शुरू किया जा रहा है। आपको बताना है सीखो कमाओ योजना का प्रशिक्षण कब से शुरू किया जा रहा है, प्रशिक्षण की डेट कब से स्टार्ट हो रही है। ऑप्शन दिया है 15 जून, 15 जुलाई, 1 अगस्त और 15 अगस्त। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त।
इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पंजीयन जो होगा वो जून से प्रारंभ हुए थे। 15 जुलाई तक प्लेसमेंट की व्यवस्था की गई थी। राज्य व ट्रेनिंग संस्थाओं के मध्य अनुबंध 31 जुलाई से आरंभ हुए थे तथा प्रशिक्षण की शुरुआत 1 अगस्त से हुई थी। क्या इस प्रशिक्षण से कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कौशल सीखने के साथ साथ स्टाइपेंड भी दिया जाए। स्टाइपेंड यानी आपको जो आप वो वर्क सीखोगे, वर्क सीखने के दौरान लगभग 8,000 से 10,000 रुपये तक का आपको तनख्वाह के रूप में या आपको इस तरह से आर्थिक रूप से सहयोग दिया जा रहा है। ठीक है। योजना का उद्देश्य बेरोजगारी कम करना तथा कौशल विकास बढ़ाना और युवाओं में क्षमता का संवर्धन करना है। इसमें लगभग 700 प्रकार के कार्यों का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, सीखो कमाओ योजना में लगभग अभी वर्तमान में 700 प्रकार के कार्यों के कौशल प्रशिक्षण के बारे में बात की, बाद में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक जानकारी और देना चाहेंगे। इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को संस्थाओं में प्रशिक्षण कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो काफ़ी बड़ा बजट इसके लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं। जन सेवा अभियान 2.0 की कौन सी बात सही नहीं है? जन सेवा अभियान की कौन सी बात सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, जन समाज की समस्याओं का जल्द निराकरण, लंबित सरकारी कार्यों को शीघ्र किया जाना। ऑप्शन सी में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोजगार पैदा करना। और ऑप्शन डी में स्व सहायता समूह की महिलाओं को अभियान में सहयोगी बनाना। तो आपको बताना है जन सेवा अभियान ये गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। इस अभियान का जो सेकंड पार्ट था 2.0 में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोजगार पैदा करना। यह इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। यानी समाज की समस्याओं को जल्द निराकरण, लंबित सरकारी कार्य को शीघ्र किया जाना और स्व सहायता समूह की महिलाओं को अभियान में सहयोगी बनाना। चलिए इसके बारे में विस्तार से कुछ और जान लेते हैं। जन सेवा अभियान 2.0 10 मई से 31 मई की अवधि के दौरान चलाया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य था लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना। ठीक है। इसमें अलग से जनसेवा मित्रों की भर्ती की गई थी। इसमें और क्या क्या हुआ, समाज की समस्याओं तथा लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निराकरण के लिए आरंभ किया गया था। इसके तहत 60 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ। मतलब ऐसे सरकारी कार्य जो पेंडिंग में थे, लगभग 60 लाख कार्यों को पूर्ण किया गया। इसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को सहयोगी बनाया गया। यानी इसमें अभी वर्तमान में स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी इसमें सहयोगी बनाया गया है। कौन कौन से कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं इन्हें आप जाके बता सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में 4700 सीएम जनसेवा मित्रों की भर्ती की जाएगी। इन्हें कुछ मानदेय भी दिया जाएगा। 8,000 से 10,000 रुपये तक का इन्हें मानदेय दिया जाएगा। यानी उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें मानदेय मिलेगा। इस जन सेवा अभियान 2.0 में मध्य प्रदेश में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। ठीक है। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भोपाल में अधिकारी कर्मचारियों को कार्य हेतु प्रशंसा पत्र दिए गए। जिसने अच्छा कार्य किया उसे प्रशंसा पत्र मिला। रतलाम में आध्यात्मिक गुरु व जनप्रतिनिधियों ने कार्य संभाला और अभियान पूर्ण किया। मुरैना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व जन सेवा मित्रों ने सहयोग दिया। बैतूल में सही माप सही ज्ञान कुपोषण मिटाने का अभियान, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बैतूल में जन सेवा अभियान के तहत सही माप सही ज्ञान कुपोषण मिटाने का एक अभियान चलाया गया। शहडोल में भी एक अभियान चला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। हक दस्तावेज सहूलियत आपकी अभियान चलाया गया। तो हक दस्तावेज सहूलियत आपकी यह अभियान शहडोल में चला था, इसे ध्यान रखेंगे। दमोह में सायंकालीन शिविर लगाए गए। इंदौर में आपदा प्रबंधन हेतु फायर एनओसी जारी की गई तथा व्यवसायियों को फायर उपकरण हेतु प्रशिक्षण दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को कितने स्कॉच अवार्ड मिले? 2022-23 में मिले हैं स्कॉच अवार्ड, उनके विषय में आपको जानकारी देना है। ऑप्शन दिए हैं 2 स्कॉच अवार्ड, 3 स्कॉच अवार्ड, 4 स्कॉच अवार्ड, 8 स्कॉच अवार्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 स्कॉच अवार्ड। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से स्कॉच अवार्ड मिले हैं। नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को 2023 में 3 स्कॉच अवार्ड दिए गए। कौन कौन से थे? तो पहला अवार्ड सी लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने हेतु सागर स्मार्ट सिटी को स्कॉच अवार्ड मिला।
दूसरा, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश में अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को स्कॉच अवार्ड मिला। और तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को स्कॉच अवार्ड मिला। स्कॉच अवार्ड होता क्या है? स्कॉच अवार्ड की स्थापना 2003 में की गई थी। यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। यह उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। यह संस्थान या संगठनों और व्यक्तियों दोनों को दिया जाता है, यानी ये किसी संगठन को भी मिल सकता है और व्यक्ति को भी मिल सकता है जो भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए कार्यरत हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ तुझे प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है, राष्ट्र की समस्याओं तक जाकर सेवा के दायित्वों का निर्वहन, मातृभूमि को प्रणाम करना, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करना और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होना। तो आपको बताना है माँ तुझे प्रणाम योजना लॉन्च हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की सीमाओं तक जाकर सेवा के दायित्व का निर्वहन देखना। यानी किसकी सेवा का? जो सैनिक वहाँ पे कार्यरत हैं बॉर्डर पे, उनकी सेवाओं के दायित्व का निर्वहन देखना। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा यह योजना चलाई जाती है। इसके लाभार्थी मध्य प्रदेश के युवा होते हैं और इसमें लाभ मिलता है निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय सीमा यात्रा का। पात्रता होती है 15 से लेकर 25 साल के युवाओं को इसमें यात्रा के लिए ले जाया जाता है। अब कुछ और जानकारी इसके विषय में ले लेते हैं। चयनित युवाओं को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अनुभव कराया जाता है। इसमें यात्रा टिकट, दैनिक भत्ता, आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन व्यवस्था, ट्रैक सूट, टी शर्ट, किट बैग, ये सारी चीज़ें जो यात्रा के दौरान जरूरी है ये निःशुल्क प्रदान की जाती है। अच्छा, लाभ क्या मिलेगा इसमें? यानी प्रत्येक वर्ष 5 लड़के और 5 लड़कियां बॉर्डर पे जाएंगे, उनको बॉर्डर के दर्शन कराए जाएंगे, सैनिकों से मिलवाया जाएगा। ठीक, साथ में महिला सहायक, उपनिरीक्षक, महिला अधिकारी व प्रधान आरक्षक को सुरक्षा हेतु भेजा जाता है। इसमें देश की सीमाओं की यात्रा के अनुभव से युवक युवतियों में देशभक्ति की भावनाओं को प्रबल करना होता है। ठीक है, तो उद्देश्य यही है कि देश की सीमाओं पर यात्रा के अनुभव से युवक युवतियों में देशभक्ति की भावना और ज़्यादा बढ़ेगी। 2022-23 की बात करें तो इस साल 120 लाडली लक्ष्मी बेटियों को वाघा और हुसैनीवाला बॉर्डर की यात्रा के लिए रवाना किया गया था। और इस योजना के तहत अभी तक 14,000 से अधिक युवाओं ने देश की सीमाओं का भ्रमण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परशुराम लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो भगवान परशुराम लोक के नाम से भी एक परशुराम लोक बनेगा। कहाँ किया जाएगा बताना है। ऑप्शन दिया है, ए उज्जैन के निकट, बी महेश्वर यानी खरगोन, सी ओंकारेश्वर यानी खंडवा और डी जानापाव इंदौर के निकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परशुराम लोक का निर्माण जानापाव इंदौर में किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर, ठीक है, यानी भगवान परशुराम का जन्म हुआ था जानापाव में, और जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया और परशुराम लोक के निर्माण किए जाने की घोषणा की थी। परशुराम लोक के निर्माण में लागत लगभग 10 करोड़ 32 लाख रुपए की आएगी। जानापाव की पहाड़ी पर नर्मदा नदी का जल पहुंचाया जाएगा और एक रोप वे का भी निर्माण किया जाएगा। तो इतनी घोषणाएं की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख से बढ़कर कितना करने का निर्णय लिया गया है? आप सभी जानते हैं कि वन्य जो क्षेत्र है उसके आसपास जंगली जानवरों के द्वारा ठीक जनहानि की जाती है, तो क्षतिपूर्ति की राशि अभी वर्तमान में 4 लाख रुपए तक मिल रही थी, उसे बढ़कर कितने किए जाने का निर्णय किया गया है? ऑप्शन दिया है 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 लाख। यानी अब क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर 4 लाख से 8 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत क्या सही नहीं है? तो जो गलत कथन है उसे आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए है, स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन का नाम मात्र का शुल्क लगेगा, यानी रजिस्ट्रेशन में नाम मात्र का शुल्क लेंगे तथा कोई भी हाट ठेला जब्त नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी है, प्रदेश के किसी भी नगर में स्ट्रीट वेंडर से वसूली नहीं होगी।
ऑप्शन सी है 15,000 तक की सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई गई है। और ऑप्शन डी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नगरीय प्रशासन द्वारा नियम बनाए जाएंगे। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी में जो आंसर दिया है वो गलत है। 15,000 तक सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई गई है। इसकी जगह आएगा 5,000 रुपये तक की सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई गई है। बाकी अन्य सारे ऑप्शन सही हैं, यानी स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन का नाम मात्र का शुल्क लगेगा। जो अभी शुल्क लग रहा था वो एक नॉर्मल शुल्क लगेगा, इसके अलावा कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, कोई भी हाथ ठेला जब्त नहीं किया जाएगा, जो डेली वसूली होती है इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। मध्य प्रदेश के किसी भी नगर में स्ट्रीट वेंडर से वसूली जो डेली हो रही है वो बंद कर दी जाएगी। और कोई हाथ ठेला अगर लेना चाह रहा है तो 5,000 तक की सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना है। और स्ट्रीट वेंडर के लिए ये जो सारे नियम कानून बनाएंगे, जो जिस क्षेत्र का है यानी जिस नगर का है उस नगर का नगरीय प्रशासन द्वारा नियम कानून बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिकरौली माइक्रो सिंचाई परियोजना कहाँ है? ऑप्शन दिया है ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत टिकरौली माइक्रो सिंचाई परियोजना लॉन्च की गई है और ये ग्वालियर के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेहट जो कि ग्वालियर के पास में है का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो बेहट का नाम परिवर्तन हो रहा है, क्या नाम रखा जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई नगर, ऑप्शन बी माधवराव सिंधिया नगर, ऑप्शन सी तानसेन नगर और ऑप्शन डी बेजू बावरा नगर। दोस्तों आप सभी जानते हैं बेहट तानसेन के क्षेत्र रहा है, इसलिए बेहट का जो नया नाम है तानसेन नगर रखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, तानसेन नगर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसे पेड़ बाबा की उपाधि दी? तो श्री चौहान ने किसे पेड़ बाबा की उपाधि दी आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्री गौरीशंकर मुकाती, ऑप्शन बी है विजय मनोहर तिवारी, ऑप्शन सी है विनायक लोहानी और ऑप्शन डी है रूबीना फ्रांसिस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री गौरीशंकर मुकाती को पेड़ बाबा की उपाधि दी। इनके बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। श्री गौरीशंकर मुकाती रुपई एग्रो फाउंडेशन के संचालक हैं। ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें पेड़ बाबा की उपाधि दी। उसका कारण है श्री मुकाती ने 2030 तक 50 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया और वर्तमान में ये पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने एक अभियान भी प्रारंभ किया है, तुम मुझे मेड़ दो मैं तुम्हें पेड़ दूंगा। ठीक है, तो इस अभियान के तहत काफ़ी सारे पेड़ अभी वर्तमान में लगाए भी जा रहे हैं। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? नर्मदापुरम जिले के आसपास का कार्य क्षेत्र है। लगभग 5 जिले इनसे जुड़े हुए हैं। रुपई एग्रो फाउंडेशन के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं। रुपई एग्री फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी RAPL, इसकी निगमन तिथि 29 अप्रैल 2022 है, यानी नया फाउंडेशन है। कंपनी के निदेशक के रूप में गौरीशंकर मुकाती, संजय तंगुरिया और संजय चौधरी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पेड़ बाबा की उपाधि श्री गौरीशंकर मुकाती को श्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अनाज श्री अन्न के प्रकार में शामिल नहीं है? इसमें अनाज का कुछ ग्रुप दिया है। ऑप्शन ए मोती, ज्वार, रागी, कूटू, ऑप्शन बी कोदो, कुटकी, कंगनी, ऑप्शन सी दाल, चावल, गेहूँ, ऑप्शन डी राजगिरी, चेना और शावा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दाल, चावल, गेहूँ। ये श्री अन्न में शामिल नहीं होते हैं, इसके अतिरिक्त ये सभी शामिल होते हैं। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। श्री अन्न जिसे मिलेट्स भी कहा जाता है को अन्य नाम मोटा अनाज या गरीबों के अनाज के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय श्री अन्न यानी मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर गेहूं और चावल से बेहतर अन्न माने जाते हैं। यह प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। इन्हें उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। मोटी या कम उपजाऊ भूमि में भी इन्हें उगाया जा सकता है। कुछ जानकारी और ले लेते हैं। भारत में उगने वाले श्री अन्न के कुछ प्रकार हैं, तो प्रकार का नाम देख लेते हैं। मोती, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो या कोड़ो, सांवा या सांवा, चेना, कुटकी, कूटू या कुट्टू और राजगिरा। तो ये सभी भारत में उगने वाले श्री अन्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा कब से कब तक चली? तो यहाँ पे डेट आपको बताना है। 22 से 27 जून 2023 तक, 20 से 27 जून 2023 तक, 25 से 27 जून 2023 तक और 21 से 27 जून 2023 तक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 से 27 जून 2023 तक। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा 22 से 27 जून 2023 तक हुई। यात्राएं बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिंग्रामपुर, जबेरा, दमोह के अंतर्गत आता है। रानी दुर्गावती के जन्म स्थान कालिंजर फोर्ट और धोहनी जो कि सीधी में आता है से प्रारंभ हुई। ये 5 क्षेत्रों से यात्राएं प्रारंभ हुई। सभी 5 यात्रा का समापन 27 जून को शहडोल में हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसी दिन यानी 27 जून को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया से भारत को एक अभियान प्रारंभ किया। सिकल सेल एनीमिया से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया गया और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ के लगभग आयुष्मान कार्ड का प्रतीक स्वरूप वितरण किया। याद रखेंगे कि बालाघाट से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी उसको हरी झंडी श्री अमित शाह जी ने दी थी, है ना। ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री बालाघाट आए थे और वहाँ से प्रारंभ किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र द्वारा सिकल सेल उन्मूलन के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? हमने अभी देखा कि 27 जून के दिन सिकल सेल जो राष्ट्रव्यापी सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो सिकल सेल के उन्मूलन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक का है? ऑप्शन दिए हैं 2045 तक, 2047 तक, 2050 तक, 2025 तक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 तक। चलिए कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। लाभार्थी को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड वितरित किए गए। मध्य प्रदेश में लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डों का वितरण किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे 2047 तक इस एनीमिया नामक जो बीमारी है उसको भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल के अलावा टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम भी चल रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2040। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025। 2025 तक केंद्र द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता, मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एक प्रतियोगिता रखता है हर वर्ष। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल और इंदौर का स्थान क्रमशः रहा है। तो आपको भोपाल और इंदौर का स्थान बताना है। ऑप्शन ए में 23वां और दूसरा स्थान, ऑप्शन बी में 10वां और 15वां स्थान, ऑप्शन सी में दूसरा और 23वां स्थान, ऑप्शन डी में प्रथम और 25वां स्थान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 23वां स्थान। यानी ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल का दूसरा और इंदौर का 23वां स्थान रहा। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2022 में भोपाल ने सेकेंड, ग्वालियर ने 5th, उज्जैन ने 8th रैंक प्राप्त किया। पिछले वर्ष देश में पहले स्थान पर रहने वाला इंदौर 23rd रैंक पे आया। सागर ने 25th रैंक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला कोयम्बटूर को, ये तमिलनाडु का है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को तीसरा स्थान मिला। सेकंड स्थान आपने देखा भोपाल को प्राप्त हुआ है। और ये भी विशेष है कि इससे पहले जो प्रतियोगिता हुई थी पिछले वर्ष उसमें इंदौर को प्रथम स्थान था, लेकिन इस वर्ष इंदौर को 23rd स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता? तो मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है बताना है। 8वीं बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं बार। कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार किसी भी राज्य के गेहूं, धान, दलहन फसलें, मोटे अनाज और अन्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरे
नेशनल लेवल पे होता है कि जिस राज्य ने गेहूं, धान, दलहन फसलें, मोटे अनाज और अन्य फसलों का बेहतर उत्पादन किया है या उत्पादकों को इसमें प्रोत्साहित किया गया है, उसको लाभ मिलता है। कृषि क्षेत्र में कीर्तिमान रच रहा है मध्य प्रदेश। साल 2022 में अपने नाम किए कई अवार्ड। तो इस अवार्ड में देख लेते हैं। लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ। कृषि अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड भी मिला। मिलेट मिशन योजना में बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक्सीलेंट अवार्ड भी प्राप्त किया। तो ये 4 अवार्ड आप याद रखेंगे। ये चारों अवार्ड 2022 के दौरान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देवी लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बहुत सारे लोगों का निर्माण हो रहा है। अब आपको देवी लोक के विषय में बात करना है। तो ऑप्शन दिया है मैहर, सलकनपुर, उज्जैन, देवास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में देवी लोक का निर्माण सलकनपुर में किया जाएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सीहोर जिले के सलकनपुर वाली बिजासन मैया का देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के सभी गांवों एवं शहरों से लाए गए ईंटों से इसका निर्माण होगा। 52 शक्ति पीठों की पवित्र मिट्टी भी सलकनपुर लाई जाएगी तथा इसमें 64 योगिनी और देवी के 9 रूपों की विशाल प्रतिमाएं लगाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए कुछ फंड निर्धारित किया गया है। 211 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत का फंड इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा सीहोर के सलकनपुर में देवी लोक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देश की पहली आर्टिफिशियल केनो सलालम अकादमी खुलेगी? तो केनो सलालम अकादमी में जो वाटर स्पोर्ट्स होता है उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वो अकादमी कहाँ खुलेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भोपाल का बड़ा तालाब, ऑप्शन बी ओमकारेश्वर खंडवा, ऑप्शन सी जबलपुर बरगी बांध और ऑप्शन डी ग्वालियर तिगरा बांध। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर का तिगरा बांध। इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में खुलेगी देश की पहली आर्टिफिशियल केनो सलालम अकादमी। हॉकी के बाद वाटर स्पोर्ट्स भी ओलंपियन तैयार करेगा मध्य प्रदेश। ग्वालियर के तिगरा बांध पर खुलेगी यह अकादमी। 17 हेक्टेयर के जमीन क्षेत्र में बनेगी यह विशाल अकादमी। ठीक है, ये अकादमी के बारे में जान लेते हैं। अकादमी होती क्या है? ये अन्य अकादमी की तरह ही है। इसमें भी खिलाड़ियों के ठहरने और प्रशिक्षण की अत्याधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी। साथ ही इसके अलावा कोच और विजिटर रूम भी बनेंगे। ठीक है, यानी यहाँ कोच के रहने की व्यवस्था और जो विजिटर आते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। अकादमी का स्वरूप इंटरनेशनल इवेंट के आयोजन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। मतलब इंटरनेशनल लेवल का इवेंट भी हम इसमें करा पाएंगे। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में केनो सलालम के वर्क चल रहे थे क्या? कहीं हो रही थी प्रतियोगिता? तो जो बिल्कुल हो रही थी। मध्य प्रदेश में केनो स्प्रिंट के इवेंट भोपाल के साथ भिंड में भी खेले जा रहे थे। लेकिन फिर अलग से इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर होगा महेश्वर में केनो सलालम कोर्स में बच्चे ट्रेनिंग लेकर खूब मेडल ला रहे हैं, परंतु नेचुरल कोर्स पर खेलने के कारण वे बड़े टूर्नामेंट में आर्टिफिशियल कोर्स पर नतीजे अच्छे नहीं दे पा रहे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो केनो प्रतियोगिता होती है उसमें आर्टिफिशियल तरीके से जो है नेचुरल क्षेत्र की जगह आर्टिफिशियल क्षेत्र में यह प्रतियोगिता होती है और उसमें जो हमारे परफॉर्मर हैं वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से हमने भी एक आर्टिफिशियल केनो सलालम अकादमी खोलने के सोचे और देश में पहली बार मध्य प्रदेश में ये खुल रही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4000 से बढ़कर कितनी राशि मिलेगी? तो आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अभी 4000 मिलता है, बढ़ करके कितना मिलेगा? केंद्र से 6000 मिलता है, आपको ये पहले से पता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 8000। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6000। यानी पहले 4000 मिलता था, अब बढ़ करके यह राशि 6000 रुपये कर दी गई है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम ऐसी ही जुलाई माह की खबरों के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।